हमारी फाइनेंशियल स्थिति ससुराल में भी बहुत अच्छी थी, मायके में भी अच्छी थी, लेकिन बस हमारे पास नहीं था कुछ भी। अब क्या करना चाहिए, तो उसी बीच में मैंने पार्लर का कोर्स किया। पार्लर मैंने करने के 3-4 महीने बाद ही मेरी डिलीवरी होनी थी, तो पार्लर भी मेरा बंद हो गया। धीरे-धीरे हमारा काम बहुत अच्छा चलने लगा। इतना अच्छा चलने लगा कि आस-पास के एरिया के पूरे यूपी में तमन्ना साड़ी के नाम से फेमस हो गई। सबसे पहले आप सभी को नमस्ते, जय जिनेंद्र। वैसे तो मैं बहुत छोटे से गाँव से बिलॉन्ग करती हूँ। छत्तीसगढ़ का एक छोटा-सा गाँव है, चिल्पी घाटी, वहाँ मेरा घर है। मैंने पूरी स्कूलिंग अपनी चिल्पी से ही कंप्लीट की 10th तक। वहाँ 10th के बाद पढ़ने की कोई सुविधा थी नहीं, तो उसके बाद मैंने 10th के बाद मैंने शिवपुरी के पास मेरी दादी रहती हैं, वहाँ से मैंने 11th-12th किया और वहाँ भी फिर कॉलेज नहीं था और उसके बाद मेरी उम्मीद भी खत्म हो गई थी कि पढ़ूँगी तो मैं, लेकिन शायद रेगुलर नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि हमारे पापा पढ़ाना चाहते थे, सारी सुविधाएँ देते थे बच्चों को, लेकिन वो लड़कियों को बाहर हॉस्टल वगैरह भेजने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं रहते थे। तो लेकिन पता नहीं उस समय कैसा चमत्कार हुआ, क्या हुआ, वो मैं भी समझ नहीं पाई। तो हमारे पापा रायपुर से एक फॉर्म लेके आए कॉलेज का, बोले तू कॉलेज जाके पढ़ ले वहाँ रायपुर में। तो ऐसे मैंने रायपुर से अपनी कॉलेज कंप्लीट किया। कॉलेज के बाद कुछ समय कॉलेज जैसे ही मेरा कंप्लीट हुआ, उसके बाद मेरी शादी हो गई। शादी मेरी शिवपुरी में हुई और मेन जर्नी मेरी शुरू हुई शादी के बाद से। शादी से पहले तो ऐसा कुछ रहता नहीं है कि कुछ भी कमी हो, कुछ सब कुछ अच्छा था। शादी के बाद मेन जर्नी शुरू हुई। शादी जैसे ही शादी हुई, लड़के वालों ने कहा हमारा काम खत्म हो गया भई, हमने शादी कर दी लड़की की। और लड़के वालों ने कहा शादी हो गई, अब हमारा काम खत्म, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने। और हमारी फाइनेंशियल स्थिति ससुराल में भी बहुत अच्छी थी, मायके में भी अच्छी थी, लेकिन बस हमारे पास नहीं था कुछ भी, क्योंकि उस समय मेरे हस्बैंड भी ऐसे कोई जॉब में नहीं थे। उनकी एक छोटी-सी ऑर्केस्ट्रा थी, वो उसी को करते थे। तो ऑर्केस्ट्रा में भी ऐसा कुछ विशेष काम नहीं था और फिर वो ऑर्केस्ट्रा के काम से ज़्यादातर बाहर रहना पड़ता था, तो इस चक्कर में उन्होंने ऑर्केस्ट्रा भी लगभग बंद ही कर दी थी। उसके बाद हमारे पास एक कैसियो था, उसी को प्ले करते थे, तो वो खराब हो गया, तो ऑर्केस्ट्रा हमारी बंद हो चुकी थी। अब मेन समस्या आई कि अब फाइनेंशियल हम ज़ीरो थे और कहीं से कोई सपोर्ट भी नहीं था और उम्मीद भी नहीं थी कि कोई हमें बिल्कुल भी सपोर्ट करेगा, या कोई पूछने वाला भी नहीं था कि आगे तुम भविष्य में अब करोगे क्या? लेकिन हम लोग क्या करते, अपने आपस में भले कितनी भी टेंशन होती, लेकिन रूम में आके अपनी चर्चा करते कि आगे भविष्य में करना क्या है, किसी से माँगना नहीं है। यदि कोई अपनी मर्ज़ी से कहता है कि हम तुम्हारे लिए कुछ कर सकते हैं तो ठीक, नहीं तो हम अपने आप ही अपनी तैयारी करेंगे। उसके बाद हमने पास में ही एक शॉप ले ली, उसमें ₹300 महीने का किराया था हमारा, तो उसमें हमारे पास कंप्यूटर था, वो रख के प्रिंटिंग का काम शुरू किया। लेकिन उस समय हमारे पास ₹300 भी नहीं आते थे महीने के कि हम उसका किराया भी पे कर पाएँ। इस तरह से हमने 8 महीने, 8-10 महीने दुकान चलाई, लेकिन वो दुकान हमारी नहीं चल पाई। तो लास्ट में उसको हमने बंद करके मार्केट में दुकान ली ₹600 में किराए से। वहाँ एक स्टूडियो था, उसी में अपना कंप्यूटर रख के बैठ गए हम लोग कि ₹600 हम आपको देंगे और इस पे हम बैठेंगे। वहाँ भी बैठे, लेकिन वहाँ भी हमें बिल्कुल कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिला, ज़ीरो रहा। लास्ट में हमने अपना कंप्यूटर उठा के घर पे रख लिया, फिर सोच रहे कि अब क्या करना चाहिए, तो उसी बीच में मैंने पार्लर का कोर्स किया। पार्लर मैंने करने के 3-4 महीने बाद ही मेरी डिलीवरी होनी थी, तो पार्लर भी मेरा बंद हो गया। जैसे बेटा हुआ, तो बेटा थोड़ा-सा बड़ा हुआ, तो हमें ये टेंशन हो गई कि अब इसकी भी सारी हर खर्चे थे कि ऐसा कौन-सा खर्चा जो बच्चों के लिए नहीं रहता। हमें भी अपने भी पर्सनल खर्चे थे, बच्चों के थे, लेकिन हमारी इनकम बिल्कुल भी नहीं थी, ₹10 महीने भी नहीं था। तो उस समय मैं मायके भी अपने जाती थी, तो उस समय मम्मी वगैरह कपड़े भी देती, तो मैं कहती मुझे कपड़े नहीं चाहिए, आप तो मुझे पेमेंट दे दो, जितना भी आप देना चाहते हो। वो पैसे मैं अपने पास रख लेती, उससे जब तक अपना खर्चा चलाते थे, जब से नेक्स्ट बार जब तक मैं नहीं जाती तब तक। और उस समय मैं कोई भी कहीं भी जाने की कहता, मार्केट जाना है या कहीं भी जाना है, तो मैं हमेशा अवॉइड करती थी कि मुझे कहीं भी नहीं जाना, किसी का मेरे पास सब चीज़ है, मुझे कुछ भी नहीं लेना। क्योंकि मुझे पता है मैं मार्केट जाऊँगी, मेरे पास इतने रुपए नहीं है कि ₹10 में खर्च कर पाऊँगी। फिर बेटा जैसे थोड़ा-सा और भी बड़ा हुआ, करीब 1 डेढ़ साल का हो गया, उस बीच में मैंने सिलाई भी शुरू करी सीखना, कि उसको दिन में सुबह का समय काम का रहता, हमारे घर पे जॉइंट फैमिली थी, जेठानी भी थी हमारी, सासू भी थी, सब लोग थे। तो घ सुबह का काम भी करना रहता था और शाम को भी आके काम करना रहता, कि हमारे यहाँ रात में खाना नहीं खाते, जैन हैं हम लोग। तो शाम को भी आके काम करना है, तो उस बीच को मैं दोपहर का टाइम चुनती थी। कितनी गर्मी में जाती थी, मई-जून में, कितनी भी गर्मी पड़ती थी, लेकिन दोपहर में सिलाई सीखने जाती। मैंने करीब 2 महीने सिलाई सीखी। तो मुझे इतना सिलाई आ गई थी कि मैं करने लगी थी अपना काम। उसके बाद मैंने अपना सिलाई का काम शुरू किया, तो सिलाई में जो भी आता था काम मैं कर लेती थी। लेकिन उससे इतना काम नहीं चलता था कि कुछ भी कर पाएँ, भ भगवान भरोसे कभी आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया।
उसके बाद बहुत समय हो गया, फिर हमने कही कि ऐसे काम नहीं चलेगा और ऐसे ना जीवन भी नहीं चलेगा, बेटा भी बड़ा हो रहा था, उसको भी स्कूल में एडमिशन कराना था। तो हमने अपने घर में जो भी बड़े थे, सभी संपन्न थे, सभी के पास पर्याप्त अच्छा था। तो सभी से कही हेल्प की, किसी ने नहीं करी, वो पूछा भी नहीं। मैं अपने मायके में भी नहीं कहना चाहती थी, क्योंकि पता सबको था कि इनके पास कुछ है ही नहीं और आने की उम्मीद भी कहीं से नहीं है, कोई पूछता भी नहीं था हमसे। तो घर में सबसे कहा कि भई आप कुछ थोड़ा बहुत हेल्प कर दो, तो हम थोड़ा-सा कपड़े का काम शुरू कर देते हैं। तो सबने मना कर दिया, हमारे पास नहीं है। तो मेरी मामी जी थी एक रिलेशन में, तो मैंने मामी जी से ऐसे एक बार कहा, मामी जी मुझे ना, मैं भी कुछ काम करना चाह रही हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे होते तो मैं करती। तो उन्होंने कहा कि सुनीता तू एक काम कर, 10,000 मुझसे ले लो, तुम्हारे पास जब भी हो जाए तो आप तुम मुझे वापस दे देना। मैंने कहा ठीक है मामी जी, आप मुझे 10,000 दे दो, लेकिन मैं ऐसे नहीं लूँगी, आप मेरी चेन रख लो। जब मैं आपको अपने 10 आपके 10,000 जिस दिन लौटा दूँगी, टुकड़ों में लौटाऊँगी, जिस दिन पूरे 10 हो जाएँगे आप मेरी चेन वापस दे देना। उन्होंने बहुत मना किया, नहीं कोई बात नहीं। मैं कही नहीं मामी जी आप ले लो। तो उन्होंने मुझे 10,000 दिए, 10,000 लेके हम लोग ग्वालियर गए। ग्वालियर से जाके हमने बोले, कुछ समय इतनी मैच्योरिटी थी भी नहीं, बोले पेटीकोट का कपड़ा ले आते, एक जीजाजी थे, ऐसे परिचित थे, तो वो फेरी का काम करते थे, तो उस समय ₹40 का पेटीकोट बेचते थे। तो उन्होंने हमें सलाह दी कि एक काम करते हैं, अपन ग्वालियर चलते हैं, ग्वालियर से कपड़े लाएँगे और तुम पेटीकोट बनवाना और मैं फेरी लगा के बेचूँगा। बीच का जो प्रॉफ़िट होगा अपन आधा-आधा कर लेंगे। हमने कहा ठीक है। हम गए ग्वालियर, ग्वालियर से हमने कपड़ा खरीदा। इतना अनुभव था नहीं, हमने हेवी कपड़ा खरीदा, तौल वाले कपड़े खरीद कर हेवी-हेवी कपड़े। अब वो कपड़ा लेके आए, पेटीकोट सिलवाया, वो पेटीकोट हमें घर पे ₹45 का पड़ने लगा और उस समय बिचता ₹40 का पेटीकोट था। तो पेटीकोट हमारे कोई मतलब, फिर जीजा जी से कहा, जीजा जी ने कहा, "मैं 40 का बेचता हूँ, मुझसे कौन लेगा 50 में?" हमने कहा 45 का है तो 50 में बेचना चाहिए, कम से कम ₹5 तो मिलने चाहिए। उन्होंने बोले, "मैं 40 का बेचता हूँ, 40 में हर जगह बेच रहा है, 50 में अपन से लेगा कौन?" बोले, "मैं नहीं बेच पाऊँगा।" हमने कहा, "नहीं बेच पाएँगे।" तो वो पैसे भी लॉस में गए हमारे, करीब उसमें ₹3000 का लॉस हुआ। उसके बाद फिर समस्या कि अब कुछ और कम उसमें पैसे मिलाएँगे तब काम चल पाएगा हमारा, और फिर समस्या आ गई। फिर हमने अपनी सासू से कहा, मैंने कहा, "मम्मी, आप मुझे ₹15,000 दे दीजिए, मैं आपके पैसे लौटा दूँगी।" तो उन्होंने मना कर दी कि नहीं है मेरे पास। मैं कि मम्मी देख लो यदि आपके पास हो तो, आप नहीं हो तो आप एक काम करो, जो मेरा जो हार है मुझे शादी में मायके से मिला है, वो आप हार आप रख लो और आप मुझे ₹15,000 दे दो। मैं आपको 15,000 पूरे लौटा दूँगी ना जिस दिन, आप मेरा हार उस दिन मुझे लौटा देना। तो उनको कुछ समझ ने कि मैं पापा से पूछ के बताती हूँ मैं। उन्होंने पापा से जो भी बात हुई, उन्होंने कहा ठीक है, पापा कह रहे हैं ले लो। तो उन्होंने मेरा हार रख लिया और उन्होंने मुझे 15,000 दिए। ये समझ लीजिए उस हार के रूप मैंने मेरे मायके की शादियाँ, ससुराल की शादी सब निकल गई। वो मुझे उन्होंने दिया नहीं मुझे पहनने के लिए कभी भी कि ले सुनीता तू पहन जा। मैंने कहा कोई बात नहीं। फिर वो ₹15,000 लेके हमने थोड़े साड़ियों का कपड़ा लेके आए। अब साड़ियाँ भी लाए, कॉलोनी में हमारा घर था और किसी को पता भी नहीं था क्या मिलती हैं, नहीं मिलती हैं कोई भी। तो 8-8 10 दिन भी निकल जाते थे, एक फॉल भी नहीं बिचती थी। लेकिन फिर भी हम लोग उम्मीद करके बैठे थे कोई बात नहीं। जिस दिन एक फॉल बिच जाती हम बहुत खुश होते थे कि एक फॉल बिच गई, आज फॉल बिची कल साड़ी भी बिचेगी हमारी। ऐसे करके हम लोग लगे रहे। उसी बीच में मेरी शादी में मेरे पापा ने जो एफडी दी थी, वो भी कंप्लीट हुई 50,000 की। तो हमने कहा वीडियो मिक्सिंग का काम शुरू करते, कंप्यूटर हमारे पास है ही, वीडियो मिक्सिंग का भी काम शुरू करते। मैं अपने ये कपड़े का काम करूँगी, फॉल पिको भी कर लूँगी और ये ब्लाउज़ भी सिल लूँगी, सिखाने का भी काम डाल दिया था मैंने, सिलाई, कढ़ाई, मेहंदी सब कुछ सिखाती थी। वो भी काम जो भी हर काम करूँगी जो आएगा, और आप भी वीडियो मिक्सिंग का काम करेंगे। तो उस 50,000 में से हमने ₹30,000 की वीडियो मिक्सिंग की मशीन, वीसीआर और सारा सामान लेके आए हम लोग। लेके गए, लेकिन जब किस्मत खराब होती है, हर तरफ से होती है। वो लेके आए, तो वहाँ लाइट की बड़ी प्रॉब्लम रहती थी, तो वीडियो मिक्सिंग का काम ही नहीं हो पाता था। तो हमने इन्वर्टर लगवा लिया। वो उसमें से फिर 5-7 हज़ार रुपए हमारे पास बचे, इन्वर्टर लगवा लिया। इन्वर्टर लगा लिया तो वो कंप्यूटर खराब हो गया। वो पुरानी टेक्नोलॉजी का था, उसमें चाहिए था नया टेक्नोलॉजी का। फिर बड़ी समस्या आई, तो बचे-खुचे पैसों से फिर हमने कंप्यूटर का सीपीयू बनवा लिया। लेकिन जब हमारे पास काम हो जाता, इतना समय उस समय खराब था कि हम इतना प्रयास करते हर तरह से उबरने का, लेकिन हमेशा समस्या यही आती कि कुछ ना कुछ समस्या हमारे साथ बनी रहती। काम आता तो कंप्यूटर खराब हो जाता, चलता हुआ कंप्यूटर बंद हो जाता, और जब काम वापस कर देते कि भई चल ही नहीं रहा, तो कंप्यूटर भी सही हो जाता। करीब 6-8 कम साल 2 साल तो ऐसे बहुत परेशान रहे। कई बार हमने सोचा कि शिवपुरी छोड़ देते हैं हम लोग, छत्तीसगढ़ शिफ्ट हो जाते हैं। वहाँ कुछ ना कुछ काम देखेंगे, और मेरी इस पढ़ाई भी वहीं की थी, तो जॉब वॉब भी लग जाएगी, कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। लेकिन उस समय भी ऐसा किसी का सपोर्ट नहीं मिला, ना मायके से, ना या ससुराल से, किसी ने भी हिम्मत ये नहीं करी कि तुम आ जाओ हम देख लेंगे, या तुम चले जाओ तो हम भी थोड़ा बहुत सपोर्ट कर देंगे कुछ भी। तो फिर हम वहाँ उस समय भी रह गए, बहुत कोशिश करी निकलने की, नहीं निकल पाए। लास्ट में वो साड़ी की दुकान में
धीरे-धीरे कोई एक कस्टमर आया, फिर एक-एक करके आना शुरू हुए। बेटा मेरा 3.5 साल का हो गया, अब उसको स्कूल भी भेजना था। अभी भी इतनी बड़ी टेंशन थी कि इसकी स्कूल की फीस कैसे जमा करें? और घर में सपोर्ट किसी का था नहीं, और घर में सब लोग इतना ताना था कि जैसे कब ब्लाउज़ पेटीकोट का काम किया तो सब लोग घर में कि अब ये पेटीकोट बेचेंगे, हमारी समाज में क्या इज़्ज़त होगी, सब लोग क्या कहेंगे जो पेटीकोट बेचती हैं। और मैं बहुत सुंदर नहीं दिखती थी, मेरे हस्बैंड बहुत सुंदर दिखते थे। तो घर में सब लोग ये कहते थे कि ये सुंदर नहीं दिखती, इसको ले जाने में हमें शर्म आती है। तो कहीं भी मतलब मुझे कभी घर से बाहर लेके नहीं जाती थी। मम्मी हमेशा कहती सब लोग देख के हमें हँसते हैं कि कैसी बहू लाई हो, हम तुम्हें साथ में नहीं ले जाएँगे। तो मेरे पति कहते थे कि कोई बात नहीं, उनके सामने तो कोई कभी कुछ कहता ही नहीं था, क्योंकि सबको पता था कि अभी ये गुस्सा हो जाएगा तो कोई भी कुछ नहीं कहता था। उनके पीठ पीछे जिसको भी जो कहना होता सब उनके पीठ पीछे ही कहते थे। और एक भी दिन ऐसा नहीं जाता था जिस दिन मैं रोती नहीं थी। लेकिन ये समस्या थी, मैं बताती भी किसको? अपने हस्बैंड को भी नहीं बता सकती थी। यदि उनको बताती, यदि वो कुछ कहते तो ये कहते ये पढ़ा-पढ़ा के भेजती है इसलिए ऐसा। वो बोलते थे किसी से कुछ नहीं कहा। लेकिन एक दिन मतलब सब तरफ से इतना टाँग पकड़ खींचना, कोई ये कहता गाँव की है, बदबू आती है इसके में से, सब इसके पास बैठने में भी बदबू आती है, तो कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा। कभी जैसे प्रेग्नेंट हुई तो उस समय कहते कि तू अपना काँच में चेहरा मत देखा कर सुबह उठ के, नहीं तेरे जैसे बच्चे पैदा होंगे। अ, तू संदीप का चेहरा देखा कर, कहीं इसका देखा कर, तू अपना चेहरा मत देखा कर। लास्ट में एक दिन मुझे पूरे मेहमान जुड़े हुए थे, घर में प्रोग्राम था। तो मम्मी ने सबके सामने एकदम से कहा, तुझसे कितनी बार मना करी थी कि अपना चेहरा मत देखा कर काँच में, तेरे जैसे ही बच्चा होगा, देख ले चुन्नू तेरे ही जैसा हुआ है। जबकि मेरा बेटा बहुत स्मार्ट है, बहुत सुंदर है। लेकिन उस समय तो मुझे इतना रोना आया, तब लास्ट में मैंने मम्मी से यही कहा, मैंने कि मम्मी जिसको भी बच्चा बुरा लगता हो मेरा, कोई भी हाथ मत लगाना। मेरा बेटा मैं अपने आप रख लूँगी उसको। इस तरह से मेरा बेटा जब 3 साढ़े 3 साल को है, जब बिल्कुल इनकम कुछ भी नहीं थी, उम्मीद भी नहीं थी, कि ये लगता था कि पढ़ा भी नहीं पाएँगे हम, तो कुछ भी नहीं कर पाएँगे। तो उस समय एक बाल श्रम स्कूल खुले हुए थे, सेंट्रल गवर्नमेंट के थे, तो उसमें ₹1500 तनख्वाह थी, और वो स्कूल भी हमारे घर से करीब 4-5 किलोमीटर दूर था। ₹1500 तनख्वाह थी, तो मैंने कहा हमारे जेठ जी उनसे परिचित थे जिनका स्कूल था, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं करवा दूँगा, लेकिन वो ₹20,000 रिश्वत माँग रहे हैं उस चीज़ के लिए, 1500 की तनख्वाह के लिए। और आगे उम्मीद है कि बढ़ जाएँगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के तो बढ़ेंगे से। हमने कहा ठीक है, हमने कैसे व्यवस्था करके कहीं से भी अपनी चेन-वेन बेच-बाच के हमने ₹20,000 उनको दे दिए। लेकिन किस्मत खराब, वो 1500 से बढ़े ही नहीं पैसे। लास्ट में जब मैंने कहा 8-10 साल करने के बाद, और उस समय बच्चे छोटा था बेटा, उस समय फिर मैं प्रेग्नेंट भी हो गई। बेटी हुई तो स्कूल भी नहीं जा पाती थी, उसमें जिस दिन भी स्कूल नहीं जाते थे ₹50 के हिसाब से पेमेंट भी कट जाता था उसमें। तो किसी महीने 800 आते, कभी 1000 आते, कभी 500 ही आ पाते, ऐसे ही हो पाता, क्योंकि मैं बच्चे को स्कूल छोड़ने के बाद ही स्कूल जा पाती थी। स्कूल की टाइमिंग थी हमारी 7 बजे की, साढ़े 7 बजे की, और बेटे की स्कूल की टाइमिंग थी 9 बजे की। घर में किसी का इतना भी सपोर्ट नहीं था कि उसको बस में कोई बिठाल देगा। और सासू माँ थी वैसे हमेशा से हमारे साथ ही रहीं, आज भी वो हमारे साथ रहती हैं। लेकिन उस बीच में जब मैं प्रेग्नेंट हुई, 7वाँ 8वाँ महीना चल रहा था, डिलीवरी हुई, उस समय जाके जेठानी के यहाँ चली गई वो। बिल्कुल अकेले पड़ गए, तो मैं बेटे को तैयार करके, और बेटी 1 महीने की हो गई थी, 20 दिन 10 दिन तक वो मेरे साथ रहीं। 10 दिन के बाद वो चली गई जेठानी के यहाँ। अब वो जेठानी के यहाँ चली गई तो मेरे साथ बेटी भी छोटी, बेटा भी 4 साल का, मेरे हस्बैंड भी ऑफ़िस जाते, तो उनका भी टिफ़िन-विफ़िन सब बनाना। तो मैं बेटे को तैयार करके अपने दरवाजे पे बिठा जाती थी, बेटा इधर सामने से बस निकलेगी तेरे स्कूल की, तो इसमें चले जाना बेटा, उनकी दूसरी बस में मत बैठना, सारी बस यहीं से निकलती है, तो अपने स्कूल की बस पढ़ना, नाम पढ़ना, उसके बाद जाना, किसी बस में मत बैठना। तो कहते ठीक है मैम। कई दिन ऐसा तो वो ऐसे बैठा सोता तो सो जाता था दरवाजे पे बैठा-बैठा। जैसे-तैसे मैंने उसकी उस समय 1700-1800 उसकी फीस थी स्कूल की, तो स्कूल के पैसे मिले, और थोड़े से अपने दुकान में से आए, ऐसे करके मैंने उसकी फीस भरना शुरू कर दी। लेकिन बोलते हैं ना बच्चा पैदा हो तो अपनी किस्मत खुद लेके आता है। जैसे उसके स्कूल शुरू हुए, कुछ समय बाद ही वहाँ शिवपुरी में एचडीएफसी बैंक खुला हुआ था नया। तो हम हमेशा उधर से निकलते हुए कहते कि भगवान करे आपकी जॉब यहाँ लग जाए, तो थोड़ा-सा काम बन जाएगा। फिर बैंक में भी जॉब करी तो ₹5000 करीब सैलरी हमारी आने लगी। तो उससे हमने बेटे की फीस भरने लगे, बेटी हो गई उसकी भी थोड़ी-सी करने लगे। तो मैं 1 महीने की बच्ची को लेके कितनी भी धूप होती, कितनी भी बरसात होती, तो उसको स्कूल लेके जाती थी। स्कूल में भी मैंने अपने उसके बिस्तर, कपड़े वहीं रख रखे थे कि यहाँ से यदि बरसात में जा रहे हैं, तो गीले हो गई तो वहाँ जाके चेंज कर देती थी। इस तरह से मेरी बेटी करीब 3 साल स्कूल में ही पली-बढ़ी, सब कुछ हुई। उसी बीच मैंने मेरे कपड़े का काम भी थोड़ा-सा चलने लगा था, इतना कि थोड़ा-सा काम हो जाता था हमारा।
और फिर सिलाई भी करती थी, तो मैं सिलाई करने का मुझे टाइम नहीं मिलता था, घर पे काम भी था, सब कुछ था। तो मैं रात में 10-11 बजे जब पूरे काम से फ्री हो गई, उसके बाद फिर रात-रात में सिलाई करती थी। और रात में सिलाई करके उन ब्लाउज़ों को अपने बैग में रख लेती थी, स्कूल जाती थी, तो उस समय आधे घंटे का रेस्ट मिलता था। तो उस बीच में उसमें हुक तुरपन वगैरह करके ले आती थी घर पे। इस तरह से काम किया, लेकिन ऊपर वाले की मेहरबानी ऐसी रही कि धीरे-धीरे हमारा काम बहुत अच्छा चलने लगा। इतना अच्छा चलने लगा कि आस-पास के एरिये के पूरे शिवपुरी में तमन्ना साड़ी के नाम से फ़ेमस हो गई बिल्कुल। और स्कूल तो चल ही रहा था मेरा, लेकिन उस दुकान से इतना कमाया हम लोगों ने कि जो हमें सब लोग शर्म महसूस करते थे कि हमें शर्म आती इसको देखने से, हर तरह से। आज वही लोग पूरे तारीफ़ करते हैं कि संजना ने आज वाक़ई में साबित कर दिया। जो लोग किसी समय पे मुझे ताने देते थे कि ये अच्छी नहीं है, कुछ करती नहीं है, योग्य नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आज वही लोग, जब मैं उस समय मेरी इनकम ₹100 महीने भी नहीं थी। आज मैं करीब 1.5 से 2 लाख, किसी महीने 2.5 लाख भी होते मेरे, वो कमाती हूँ। तो आज सभी वही तारीफ़ करते हैं कि संजना बहुत ही योग्य है, देखो कितना अच्छा इसने काम अच्छा किया है, कितना बड़ा शोरूम तैयार कर लिया है, इसने घर भी बनवा लिया है, गाड़ी भी है, बच्चे भी अच्छे स्कूल में इसके पढ़ रहे हैं। और अभी हमने वेबसाइट भी बनवाई है अपनी, ये तमन्ना साड़ी के नाम से ही। तो वो वेबसाइट भी है, तो अभी करीब 6-8 महीने पहले ही लॉन्च करी हमने। और यूट्यूब चैनल भी है मेरा, संजना क्रिएशन के नाम से। और भी जैसे छोटी-छोटी इनकम मेरे है, पर्याप्त है कि मैं आराम से 2-2.5 लाख रुपए महीने कमा लेती हूँ। तो आज सभी जो रिश्तेदार मुझे पास में बैठालना पसंद नहीं करते थे, सब लोग कहते संजना को रहना नहीं आता, कि इसको अच्छे से रहना नहीं आता, खड़े होना नहीं आता, चलना नहीं आता। आज वही लोग तारीफ़ करते हैं कि संजना से अच्छा कोई नहीं है, बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है, मतलब सारे अवगुण मेरे गुण में बदल गए। तो वही लोग मेरे साथ बैठना पसंद करते हैं, साथ में बुलाना पसंद करते हैं, फ़ोन पे बात करेंगे, जो मुझे कभी फ़ोन तो दूर की बात, सामने भी चली जाती तो बात करना पसंद नहीं करते थे। वो मुझे फ़ोन पे बात करते हैं बार-बार। इस तरह से मेरी जर्नी बहुत तो रही, लेकिन फिर भी मेरे हस्बैंड थे, उन्होंने मुझे हर समय-समय पे इतना साथ दिया कि सारी कठिनाइयाँ मेरी कब खत्म हो गई मुझे पता ही नहीं चला। जो कभी क ऐसा होता था पहले कि जो मेरी एक साड़ी नहीं बिकती थी, आज मैं दिन की 20-20 साड़ियाँ भी बेच लेती हूँ। साड़ियों के अलावा सूट वगैरह हर चीज़, वन पीस वगैरह हर चीज़, लहंगे-वहंगे सब चीज़ बेचते हैं। और सब लोग तारीफ़ करते हैं कि बहुत अच्छी साड़ी थी, सब लोगों के फीडबैक भी बहुत अच्छे आते हैं। और आज पूरी शिवपुरी में तमन्ना साड़ी समझ ली लैंडमार्क है। सभी बच्चा-बच्चा पूरी शिवपुरी जानती है कि तमन्ना साड़ी है। आप ऑटो वाले से भी कहेंगे कि तमन्ना साड़ी पे जाना, तो वो वहाँ छोड़ देता है। हर गली मोहल्ले में हर व्यक्ति मुझे भले ही फेस टू फेस नहीं जानेगा, लेकिन तमन्ना साड़ी के नाम से हर कोई जानता है मुझे। लेकिन अभी पिछले 4 साल से हम लोग इंदौर शिफ्ट हो गए हैं, तो इंदौर में भी बहुत बड़ा शोरूम डाल रखा है हम लोगों ने, तमन्ना साड़ी के नाम से ही। मैं अपनी सभी दीदी-बहनों को ये कहना चाहूँगी कि आप कुछ भी काम करना चाहते हैं, कोई भी काम छोटा-बड़ा नहीं होता। आप कुछ भी काम शुरू में करना चाहेंगे, तो सभी लोग आपकी टाँग पकड़ के खींचेंगे, रिश्तेदार हुए, मोहल्ले वाले हुए, कोई भी हुआ, आप सभी लोग आपको पीछे खींचना चाहेंगे। लेकिन आप धैर्य रखिए, संतोष रखिए, हर काम में सफलता मिलेगी, बस आपको धैर्य रखना है और कभी भी होपलेस नहीं होना है। कई समय ऐसे बीच में ऐसा आएगा कि हम कुछ भी नहीं कर पाएँगे, बिल्कुल ज़ीरो, ऐसा लगता है कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन उसी समय धैर्य रखने की ज़रूरत है। यदि आप उस समय धैर्य रख लेते हैं, तो आप जीवन में सफल अवश्य होंगे। 100% श्योर है, सफलता देर-सवेर मिलेगी, लेकिन मिलेगी ज़रूर और बहुत अच्छी मिलेगी, लॉन्ग लाइफ़ मिलेगी आपको। मैं सभी लोगों से यही कहना चाहूँगी कि आप कोई भी काम करिए, धैर्य से रखिए और बिल्कुल सक्सेस होंगे आप। जो स्टॉक आशा को भी बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उसने मुझे इस लायक समझा और मुझे इस मंच पे बुलाया और मैं आप सभी लोगों के सामने अपनी जर्नी शेयर कर पाई। कुछ बातें ऐसी हैं कि जो मैंने आज तक कभी किसी से नहीं कही। ये लगता था कहेंगे तो कोई क्या सोचेगा, क्या कहेगा, लेकिन मैं इस मंच से आके मैंने आप सबके सामने शेयर करी और मुझे ये मौका मिला, तो मैं जो स्टॉक आशा को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। थैंक यू।